मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं जनरल साइंस की दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके एग्जाम में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीयू एसआई या एनटीपीसी या कोई भी आपका दोस्तों स्टेट एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे दोस्तों, सुबह 10:30 बजे। दोस्तों इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी करें आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से दोस्तों न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आप लोग। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हो, वह 45 सेकंड के बाद रुक जाती है, तो मंदन क्या होगा? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है, इफ अ कार इज रनिंग एट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप आफ्टर 45 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन? चलिए आंसर कीजिए। चलिए देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि उन्होंने क्या कहा है, 72 किलोमीटर पर आर की गति से चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग दोस्तों कितना दे दिया गया है? 72 किलोमीटर पर आर। दोस्तों इसमें हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। ठीक है, 18 4 ज़ा 42, 5 4 ज़ा 20। तो दोस्तों क्या आ गया आपका? इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई आपकी? प्रारंभिक वेग कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, फिर वो क्या कहती है कि 45 सेकंड के बाद रुक जाती है, यानी आपको टाइम कितना दिया है? 45 सेकंड के बाद रुक जाती है। तो आपसे मंदन पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी क्या हो रही है दोस्तों? मंदन हो रहा है, उसमें गाड़ी रुक रही है, इसकी फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी दोस्तों। तो किसमें कौन सी गति का समीकरण लाएंगे बताइए दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसमें कौन सा गति का समीकरण लगाएंगे? पहली। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है दोस्तों, v की वैल्यू आपकी क्या है? 0 है। u की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है? 20। ठीक है, a आपको फाइंड करना है, t आपका कितना है दोस्तों? 45 सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? इक्वल्स टू माइनस का 20/45। ठीक है दोस्तों, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गाड़ी में क्या हो रहा है दोस्तों? मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 दोस्तों। 4 का 9 में डिवाइड दीजिए दोस्तों, तो क्या आएगा आपका? लगभग आ जाएगा दोस्तों 0.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी बात पे आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए सॉल्व करेंगे दोस्तों आप लोग, ये भी एक न्यूमेरिकल है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अ फोर्स ऑफ 36 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 18 मीटर पर स्क्वायर इन वन ऑब्जेक्ट एंड 9 मीटर पर स्क्वायर इन सेकंड ऑब्जेक्ट। इफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर टाइट टुगेदर, हाउ मच एक्सेलरेशन विल दैट फोर्स प्रोड्यूस? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बताइए। उन्होंने कहा है 36 न्यूटन का कोई बल एक वस्तु पर तो 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरी वस्तु पर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या लगा रहा है दोस्तों? त्वरण लगा रहा है। यदि इन दोनों वस्तुओं को दोस्तों बांध दिया जाए एक साथ, फिर उस पर 36 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो त्वरण क्या होगा? बताइए दोस्तों, सॉल्व करिए। बढ़िया न्यूमेरिकल है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों आपकी कोई पहली वस्तु है, उसका द्रव्यमान मास कितना होगा दोस्तों? m1 होगा। ठीक है, जिस पर दोस्तों क्या लग रहा है? 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो त्वरण लग रहा है, और दोस्तों फोर्स कितना लग रहा है? 36 न्यूटन का। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी जो दूसरी वस्तु है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? m2 होगा, जिस पर दोस्तों 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो त्वरण लग रहा है, और 36 न्यूटन का क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, बल बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो दोस्तों इससे हम क्या निकाल लेंगे? ठीक है, देखिए हमारे पास फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो दोस्तों हम इससे क्या निकाल लेंगे? m1 की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। तो m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? F/a। ठीक है, आपका क्या था? 36 अपॉन एक्सेलरेशन कितना था? 18। कितना? तो पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना आ गया दोस्तों? 2 किलो। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी वस्तु का द्रव्यमान निकाल लेंगे हम। m2 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? फोर्स कितना था? 36 न्यूटन का। एक्सेलरेशन कितना था आपका? 9। तो 9 4 ज़ा 36, 4 kg दोस्तों आपकी
दूसरी वस्तु का द्रव्यमान आ गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना था, m1 कितना आ गया था आपका 2 kg, और m2 आ गया था आपका 4 kg। ठीक है दोस्तों, इसे मैं कट कर रहा हूँ ताकि आगे की सॉल्विंग कर सकें। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा m1 आपका 2 kg है, m2 आपका 4 kg है। ठीक है, तो दोस्तों m1 कितना आ गया था हमारा 2 kg आ गया था, और m2 कितना आ गया था दोस्तों 4 kg आ गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। फिर उन्होंने क्या कहा था, दोनों वस्तुओं का अगर साथ में मान दें, ठीक है, यानी दोस्तों क्या कर दिया गया, जो m1 आपकी बॉडी थी उसको m2 बॉडी के साथ कस के बांध दिया गया, तब उसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, फोर्स आपका इस पे क्या लग रहा था दोस्तों, 36 न्यूटन ही का लग रहा था। तो त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सलेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन, ठीक है, फोर्स अपॉन एम हो जाएगा दोस्तों। तो आपका फोर्स कितना था 36, ठीक है, और आपका कुल द्रव्यमान कितना था m1 प्लस m2 कितना था 2, इसका था 4, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 6। तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया था दोस्तों 6, 6 6 36। तो आपका क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका त्वरण हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे दोस्तों। आपको हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा दोस्तों न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपने जिन्होंने एग्जाम दिए भी होंगे तो उन्हें पता होगा कि 3 से 4 न्यूमेरिकल दोस्तों फिजिक्स के जरूर पूछेगा, या केमिस्ट्री सबकी मिलाकर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो आपके दोस्तों बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों ऊपर एक आई बटन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल साइंस की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, उसमें आपको सारे प्रीवियस सेशन मिल जाएंगे दोस्तों। वो सेशन आप लोग ज़रूर देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करें हमने साइंस के। ठीक है, जो आपके दोस्तों बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है दोस्तों, तीनों के दोस्तों क्वेश्चन मिक्स कराता हूँ मैं हर सेशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्या कहा उन्होंने, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है। चलिए बताइए दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये एक बस है, ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति खड़ा है दोस्तों, ठीक है, ये अभी क्या है रेस्ट में है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या है रेस्ट में, स्थिर पोजीशन में है दोस्तों। अगर बस दोस्तों अचानक चलती है तो जो आपकी बॉडी होगी दोस्तों किस में होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, आपकी बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। लेकिन जो आपको सरफेस है दोस्तों वो क्या हो गया, मोशन में आ गया, गति में आ गया। इस वजह से आप क्या हो जाते हैं दोस्तों, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसे किस नियम के कारण होता है दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि दोस्तों न्यूटन का जो गति का पहला नियम है उसको अन्य नाम क्या है, यानी दूसरा नाम से उसे क्या जानते हैं। तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। याद रखिएगा, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी दोस्तों इसको बोला जाता है। और क्या बोला जाता है दोस्तों, साथ में गैलीलियो का नियम भी इसे बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। 16 किलोग्राम और 36 किलोग्राम के दो कणों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, ठीक है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ 16 kg एंड 36 kg आर द सेम, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी इज। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हम्म चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों, आपकी हाफ mv² होती है दोस्तों। जहाँ m क्या होता है आपका द्रव्यमान मास होता है, v आपका क्या होती है वेग वेलोसिटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है समान है, तो अपन उनको समान कर देते हैं। 1/2 पहला द्रव्यमान दोस्तों कितना दिया था 16 किलोग्राम, पहली वस्तु का दोस्तों वेग हम v1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों कितना है 36 है, इसका वेग हम दोस्तों क्या मान लेते हैं v2 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका v1² अपॉन v2² इक्वल्स टू 36/16। ठीक है दोस्तों, बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आपकी v1 अपॉन v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 6/4। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2 3 6 2 2 4। तो रेशियो क्या आ रहा है दोस्तों दोनों की वेलोसिटी के, दोनों के वेग का 3:2। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आप इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट भी रिलेशन बना सकते हैं, जैसे v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों m2 अपॉन m1।
ठीक है, ये दोस्तों इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। उत्तेजना के दौरान निम्न में से किस हार्मोन को अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड इन एक्सेस ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। ठीक है दोस्तों, जब आपको कुछ ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है, एकदम बॉडी एक्साइटेड होती है दोस्तों, तो कौन सा हार्मोन निकलता है बॉडी से? बताइए, बताइए दोस्तों, कौन सा निकलता है? कोर्टिसोन, सेरोटिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन। बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी दोस्तों आपकी बॉडी में उत्तेजना होगी दोस्तों, तो आपके बॉडी से कौन सा हार्मोन दोस्तों निकलता है? एड्रेनालिन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दोस्तों ज़रूर आएगा। और ये बताइए दोस्तों, जो एस्ट्रोजन है ये कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों? आंसर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जो एस्ट्रोजन होता है दोस्तों, क्या होता है? ये फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं दोस्तों कि फीमेल हार्मोन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। और दोस्तों मेल हार्मोन का नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए, मेल हार्मोन का नाम क्या होता है दोस्तों? टेस्टेस्ट्रॉन। क्या होता है? टेस्टेस्ट्रॉन दोस्तों मेल हार्मोन का नाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फीमेल हार्मोन दोस्तों आपका क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। और मेल हार्मोन टेस्टेस्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। एक पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा संरचना प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार है? बताइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। बताइए दोस्तों, जो आपके दोस्तों प्लांट होते हैं उसमें जो ट्रांसपिरेशन की दोस्तों प्रोसेस होती है, किसके वजह से होती है? बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ट्रांसपिरेशन की दोस्तों जो आपकी प्रोसेस होती है दोस्तों, वो होती है रंध्र में, स्टोमेटा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपकी पौधे की दोस्तों जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, उन पर छोटे छोटे दोस्तों होल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? हम स्टोमेटा रंध्र। ठीक है दोस्तों, इसी की वजह से आपकी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित पशु ऊतकों में से कौन सा हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है और पानी की शेष मात्रा को बनाए रखता है? बताइए, आंसर कीजिए। दोस्तों जो आपकी बॉडी होती है उसमें से कौन सा टिश्यू ऐसा है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रिलीज करता है दोस्तों, आपकी ऊष्मा का परिवहन भी बनाए रखता है और पानी को शेष मात्रा भी बनाए रखता है? ठीक है, तो कई बच्चे दोस्तों इसका आंसर शायद मेरे हिसाब से संयोजी ऊतक दें, लेकिन दोस्तों वो इसका सही आंसर नहीं होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, जो आपका ब्लड होता है ये भी दोस्तों क्या है? एक टिश्यू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ब्लड होता है यही आपकी क्या करता है दोस्तों? ऊष्मा का परिवहन करता है और पानी की शेष मात्रा को भी बनाए रखता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लें कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड की कितनी कैपेसिटी होती है या कितनी मात्रा होती है दोस्तों शरीर में, रक्त की, ब्लड की, तो दोस्तों इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में दोस्तों पानी सॉरी ब्लड कितना होता है दोस्तों? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए, एक तरल की छोटी बूंदें गोलाकार होने का कारण बताइए दोस्तों। जो आपकी लिक्विड होता है दोस्तों उसकी बूंदें दोस्तों गोल होती हैं, बताइए किस कारण? तो दोस्तों अभी तक तो आपने पढ़ा होगा, क्या इसका कारण क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन। लेकिन दोस्तों ये आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी एक तरल की जो छोटी बूंदें गोलाकार होने के कारण होता है दोस्तों, मेन आपका रीजन क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। उसी को दोस्तों हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जो आपकी गोलाकार आकृति होती है, ठीक है, ड्रॉप की, उसकी जो सतह ऊर्जा होती है दोस्तों बिल्कुल क्या होती है? लो होती है। इसी वजह से दोस्तों वो क्या बनती हैं? छोटी बूंदें आपकी गोलाकार बनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो अटोमिक गैस। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी गैस है मोनो अटोमिक है? जल्दी से आंसर करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? ये तो आपकी डाई एटॉमिक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नाइट्रोजन भी दोस्तों आपकी क्या है? डाई एटॉमिक है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्लोरीन भी दोस्तों आपकी क्या है? डाई एटॉमिक है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। हीलियम क्या है? आपकी मोनोटॉमिक गैस है,
तो हीलियम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हीलियम और क्या है, एक नोबल गैस भी है, ध्यान रखिएगा। क्या है, नोबल गैस है दोस्तों, जो आपकी पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में मिलती है, 0 ग्रुप में मिलती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस इन ह्यूमंस, कौन सा गुणसूत्र संयोजक मनुष्य में दुर्भाव के लिए जिम्मेदार है। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आपके कौन सा क्रोमोसोम आपके मेल बनने में सहायता करता है, यानी मेल हार्मोन दोस्तों कौन सा है, इनमें से सीधा सीधा ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में दोस्तों कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46। यानी यहाँ पे कितने पेयर होते हैं दोस्तों, 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। इनमें से जो आखिरी जोड़ा होता है दोस्तों, वही आपका मेल और फीमेल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपके मेल हार्मोन होते हैं वो तो होते हैं XY, ठीक है, और जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो होते हैं XX। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, XY क्या है, एक मेल हार्मोन है। ठीक है, और XX क्या है दोस्तों, आपका फीमेल हार्मोन है। अगर दोस्तों बस यहाँ पे क्या कर देते, आपकी मेल की जगह दोस्तों क्या कर देते, फीमेल कर देते, तो आपका आंसर क्या हो जाता, फिर XX हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। बताइए दोस्तों, जो आपकी ओजोन गैस होती है O3, ठीक है, उसको दोस्तों कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है, जल्दी से बताइए। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आप लोग केमिकल फॉर्मूला बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, CCl2F2। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और जो ओजोन लेयर होती है दोस्तों, हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से दोस्तों क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, पराबैंगनी किरणों से दोस्तों सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन लेयर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगे महाबल के समानुपाती होती है, यह कथन किस नियम का है, जल्दी से बताइए। आंसर कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज द स्टेटमेंट ऑफ विच लॉ। आंसर कीजिए जल्दी से। मान लीजिए दोस्तों, कोई भी पिंड है, कोई भी बॉडी है, उसका द्रव्यमान तो दोस्तों m होगा। ठीक है, जब वो दोस्तों गति प्रारंभ करेगी अपनी, तो दोस्तों किस वेग से चलेगी, आपकी प्रारंभिक वेग से u से। ठीक है, फिर मान लीजिए दोस्तों कुछ समय बाद उसी बॉडी का, उसी पिंड का दोस्तों अंतिम वेग कितना होगा, आपका फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। तो दोस्तों यही आपका क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है, संवेग परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी t समय में दोस्तों आपकी क्या हो गई, आपकी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंच गई। तो आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की, ठीक है, दर पिंड पर लगे भाबल के समानुपाती होता है दोस्तों। संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, mv माइनस mu अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, तो एम हम क्या ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। और आप जानते हैं दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो m की जगह दोस्तों m रहेगा, और v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, a। यही दोस्तों आपका क्या होता है, बल होता है। ठीक है, F=m है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है। तो दोस्तों ऐसे किस नियम के कारण होता है, न्यूटन के दूसरे नियम में। ठीक है, जो संवेग में परिवर्तन की दर बताया गया है वो दोस्तों आपकी गति के दूसरे नियम में बताया है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई भी डाउट आपको आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं, आपके बिल्कुल डाउट अच्छी तरीके से क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, बताइए। हाउ इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, शुष्क सेल में कैसी ऊर्जा होती है, आपकी केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, आप पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का कोई भी एक उदाहरण दें, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो धनुष बाण होता है ना, उसमें भी दोस्तों कौन सी आपकी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जो आपके डैम्स होते हैं उनमें भी क्या होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, और गतिज ऊर्जा दोस्तों किस में पाई जाती है, कोई भी गतिशील वस्तु में। ठीक है, और दोस्तों जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा है दोस्तों, ये किस में पाई जाती है,
जो दोस्तों आपके एटम बम हुए, ठीक है, आपके हाइड्रोजन बॉम्ब हुए, इनमें दोस्तों कौन सी एनर्जी पाई जाती है? न्यूक्लियर एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? ड्राई सेल में दोस्तों कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। विच मशीन इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयंस टू हाई एनर्जी? बताइए दोस्तों, जो आवेशित कण या आपके जो आयन होते हैं उनको उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं? बताइए। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपके आवेशित कण और जो आयन्स होते हैं दोस्तों उनको उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए किस मशीन का यूज़ किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। साइक्लोट्रॉन का यूज़ आवेशित कण और आयन को दोस्तों उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? बताइए दोस्तों। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमंस? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों कितने तरीके की वेव्स होती हैं? 3 तरीके की। एक तो होती है दोस्तों आपकी कौन सी? अपश्रव्य, ठीक है। एक होती है दोस्तों आपकी कौन सी? श्रव्य। एक होती है दोस्तों आपकी पराश्रव्य, ठीक है। दोस्तों अपश्रव्य होती है ना, हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक भी बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। श्रव्य को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सोनिक वेव्स या ऑडिबल वेव्स, ठीक है। जो आपकी पराश्रव्य होती है उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? हम अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। दोस्तों तो श्रव्य आपसे पूछा गया है। श्रव्य सोनिक जो आपकी होती है, जो आप ह्यूमन जो सुन सकता है दोस्तों फ्रिक्वेंसी, उसकी कितनी होती है? आपकी 20 हर्ट्ज से कितनी होती है दोस्तों? 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज होती है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज दोस्तों क्या कहलाती हैं? आपकी श्रव्य तरंगे या सोनिक वेव्स कहलाती हैं, जैसे मानव सुन सकता है, ठीक है दोस्तों। जो आपकी पराश्रव्य तरंगे होती हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इसकी रेंज कितनी होती है? आपकी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है दोस्तों। जिस फ्रिक्वेंसी से ऊपर होंगी दोस्तों वो आपकी वेव्स कैसी कहलाएंगी? पराश्रव्य तरंग, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव जैसे दोस्तों कौन सुन सकता है? चमगादड़ वगैरह इन्हें सुन सकते हैं। और दोस्तों जो आपकी अपश्रव्य तरंगे होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, यानी कि दोस्तों फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे की जो भी फ्रिक्वेंसी होंगी वो आपकी अपश्रव्य कहलाएंगी, इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाएंगी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, तीनों वेव्स मैंने आपसे पूछ ली हैं, तीनों में से कोई भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। मिट्टी में पानी जो पौधे की जड़ों के लिए आसानी से उपलब्ध होता है? बताइए दोस्तों, जो भी पौधे हैं उनमें पानी दोस्तों कैसे जाता है या कौन सा पानी जाता है? बताइए। वाटर इन सॉइल दैट इज रीडली अवेलेबल टू द रूट्स ऑफ प्लांट। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? केसी का पानी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं कैसे? बताइए। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एस प्रेजेंट इन द स्मोक फ्रॉम द चिमनी। बताइए दोस्तों, जो भी चिमनी में से जो राख निकलती है दोस्तों उसकी मात्रा को दोस्तों कैसे कम करते हैं? बाय इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो भी जो राख की मात्रा को दोस्तों चिमनी में कम करते हैं वो किसके द्वारा होती है? आपकी विद्युत अवक्षेपण के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दोस्तों ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? टू डाल्यूट द एसिड वी हैव टू, अम्ल को तनु, ठीक है, अम्ल को तनु करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा? बताइए। किसी भी दोस्तों एसिड को हमें डाइल्यूट करना है, तनु करना है, तो क्या करेंगे आप? अम्ल में जल को उंडेलेंगे या जल में अम्ल को उंडेलेंगे या अम्ल और जल को समान मात्रा में मिलाना पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी दोस्तों अम्ल को तनु करेंगे तो हमेशा जल में दोस्तों अम्ल उंडेलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम दोस्तों अम्ल में जल उंडेलते हैं तो दोस्तों बहुत अत्यधिक मात्रा में दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसे कंट्रोल करना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमेशा जल में अम्ल को उंडेला जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होती है दोस्तों? जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों बहुत कम मात्रा में होती है, जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग।
फ्लैश विधि द्वारा दूध के पॉस्चराइजेशन के लिए दूध को एक समान ताप पर गर्म किया जाता है। बताइए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपसे ये पूछा गया है दूध के पॉस्चराइजेशन का टेम्परेचर कितना होता है। अगर दूध को हमें पॉस्चराइज करना है तो कितने टेम्परेचर पे करेंगे दोस्तों, लगभग आपके 72 डिग्री सी पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, मानो कि प्रकाशित जो विद्युतीय बल्ब के भीतर लगभग 2700 डिग्री सी तापक्रम होता है, फिर भी तंतु नहीं जलता। बताइए इसका रीज़न क्या है। यह जिस धातु से बनता है वह ज्वलन प्रतिरोधी होता है। बताइए ऐसा है क्या। नहीं है, तो ये आपका रीज़न गलत है। ठीक है, ज्वलन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती क्योंकि बल्ब के शुद्ध नाइट्रोजन अथवा अक्रिय गैस भरी होती हैं। तो दोस्तों यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आग जलने के लिए हमें किस गैस की उपस्थिति ज़रूरी है, ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन है ही नहीं दोस्तों, उसमें क्या भरी जाती है, बिल्कुल निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, तो दोस्तों उसमें आग लगने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आप लोग प्रॉपर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो आप लोग कमेंट करें दोस्तों, आपको वो भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें दोस्तों। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं दोस्तों, सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।